नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर, एडवांस क्लासेस के ऐप पर, एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर दोस्तों अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं की बातें कर रहे थे और दोस्तों अपन राजस्थान के लोक देवताओं के अंदर भी दोस्तों पंच पीरों के बारे में बात कर रहे थे। पंच पीरों के अंदर दोस्तों कौन कौन है? गोगा जी हैं, बाबा रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं और मांगलिया मेहा जी हैं। 5 लोक देवताओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पंचपीर कहा जाता है। और दोस्तों पंच पीरों के अंदर भी दोस्तों अपन जो बात कर चुके थे वो बात कर चुके थे काई पर, गोगा जी पर और बाबा रामदेव जी पर। आज दोस्तों अपन जो बात करते हैं वो तीसरे लोक देवताओं पर करते हैं। और तीसरे लोक देवता, पंच पीरों के अंदर जो तीसरे लोक देवता हमारे सामने आते हैं दोस्तों, वो आते हैं, देखिए कौन से आएंगे दोस्तों, तो वो आएंगे नंबर 3 पर। नंबर तीसरे लोक देवता जो हमारे सामने आते हैं दोस्तों, वो आते हैं पाबू जी। कौन आते बेटा? पाबू जी। तो आज जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो किस पर करेंगे? पाबू जी पर चर्चा करेंगे। पाबू जी राठौड़ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राठौड़ गोत्र से थे। तो दोस्तों बात ही कर ही लेते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों हमारे पाबू जी का जन्म, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पाबू जी का जन्म जो हुआ था वह 1313 विक्रम संवत के अंदर हुआ था। भाई पाबू जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1313 विक्रम संवत के अंदर हुआ था। भाई तो आपको समझ में आ गया सर, 1313 में हुआ था, लेकिन सर वह स्थान कौन सा था? वह स्थान कौन सा था जहां पर हमारे पाबू जी का जन्म हुआ था? तो सभी बच्चों और बच्चियों दोस्तों याद रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, कई मर्तबा पूछा गया क्वेश्चन है कि पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो पाबू जी का जो जन्म हुआ था बेटा, वो एक स्थान आता है आपके पास, और वह स्थान है दोस्तों आपके कोलूमंड गांव। एक गांव का नाम है दोस्तों आपके कोलूमंड गांव। ये जो कोलूमंड गांव है दोस्तों, ये आता है आपके फलोदी के अंदर। और फलोदी कहां पर आएगा बेटा? जोधपुर के अंदर। तो हमारे पाबू जी का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, वो कहां पर हुआ था? कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर हुआ था। कहां पर? कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर। सॉरी दोस्तों, कुछ याद आ रहा है कोलूमंड गांव से? याद तो आ रहा होगा भाई यार, अगर ढंग से पढ़ रहे होंगे आप लोग तो 100% है कि याद आ रहा होगा कि कोलूमंड गांव के अंदर दोस्तों हमारे गोगा जी का ससुराल भी था। भाई गोगा जी का ससुराल कोलूमंड गांव के अंदर था, और पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोलूमंड गांव के अंदर हुआ था। भाई क्लियर दोस्तों? चलिए आ जाते हैं आगे बात करने के लिए। ये तो गए दोस्तों जन्म की बात। अब इनके घर वालों के बारे में बात कर लें। तो घर वालों में आपको पता है मैं 3 तरह से बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं इनके पिता की। सबसे पहले बात करेंगे पिता की, फिर बात करूंगा दोस्तों मैं आप लोगों से इनकी माता की, और फिर बात करूंगा दोस्तों मैं इनकी पत्नी की। 3 चीजों पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कर ही लेते हैं ना यार, देर क्यों करते हैं? तो दोस्तों पापा, तो इनके जो पापा थे दोस्तों उनका नाम था दादल जी राठौड़। क्या नाम था बेटा? दादल जी राठौड़। तो हमारे पाबू जी के पापा कौन थे बेटा? दादल जी राठौड़ थे। फिर दोस्तों अगर माता की बात की जाए, ध्यान देना, माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था कमला दे। क्या नाम था बेटा? कमला दे। तो पाबू जी की मम्मी कौन थी बेटा? कमला दे। जबकि पापा कौन थे? दादल जी राठौड़ थे। अगर दोस्तों मैं इनकी पत्नी की बात भी कर लेता हूं, क्या जा रहा है भाई? तो इनकी पत्नी की जो नाम था दोस्तों वह था फूलम दे। क्या नाम था बेटा? फूलम दे नाम था। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके डबल नाम होते हैं। भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिनके डबल नाम होते हैं। तो इनके भी 2 नाम थे भाई। मार साहब दूसरा नाम क्या था? तो इनका जो दूसरा नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपके सुप्यार दे। सुप्यार दे, सॉरी, सुप्यार दे। फिर दोस्तों अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था, जिसका नाम सुप्यार दे भी मिलता है। भाई ये जो थी ना दोस्तों, ये जो सुप्यार दे थी, ये आपके एक स्थान आता है दोस्तों अमरकोट।
कौन सा स्थान बेटा हो? अमरकोट। और अमरकोट दोस्तों आता है पाकिस्तान के अंदर, प्रेजेंट टाइम पर कहां पर आता है? पाकिस्तान की राजकुमारी। राजकुमारी आप पूरा कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो फूलब देती या सुप्यादे जो थी, फूलम दे या सुप्यारदे जो थी दोस्तों कहां की रहने वाली थी? अमरकोट पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पाबूजी का जो ससुराल था, पाबूजी का जो ससुराल था वो कहां पर था दोस्तों? आपके अमरकोट पाकिस्तान के अंदर था भाई। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर इनका क्या था दोस्तों? ससुराल था। क्लियर दोस्तों? अब आ जाइए दोस्तों, ये तो हो गए। इनकी जाति की बात भी कर लेता हूं, और जाति की करूंगा तो काय की करूंगा दोस्तों? वंश की बात भी करूंगा दोस्तों मैं आपसे। तो दोस्तों जाति की बात करूं मैं आप लोगों से, समझना दोस्तों। दोस्तों अब तक मैं आपको दो लोक देवता पढ़ा चुका हूं, बाबा रामदेव जी पढ़ा चुका हूं और गोगा जी पढ़ा चुका हूं। पूरी जानकारी उनके बारे में दे चुका हूं दोस्तों आप लोगों को। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दोनों की दोनों, चाहे मैं गोगा जी की बात करूं चाहे मैं बाबा रामदेव जी की बात करूं, इन दोनों की जाति क्या थी बेटा? राजपूत थी। तो इनकी भी जाति क्या होगी दोस्तों? आपके राजपूत होगी भाई, राजपूत होगी। लेकिन दोस्तों वंश तो अलग अलग होगा भाई, अरे गोत्र तो अलग अलग होगा। तो इनका जो वंश था, इनका जो गोत्र था, ध्यान दीजिएगा, वो था बेटा आपके राठौड़। कौन से गोत्र से थे बेटा? ये राठौड़ गोत्र से थे भाई। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए दोस्तों अब आ जाता हूं मैं इनके वाहन पर। वाहन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहूंगा आप लोगों से कि वाहन को याद रखना भाई। ये लो मैं मोस्ट भी लिख देता हूं यहां पर। वाहन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वाहन याद करना। तो दोस्तों इनका जो वाहन था दोस्तों एक घोड़ी थी, और उसका नाम था दोस्तों आपके केसर कालवी। क्या नाम था दोस्तों उसका? केसर कालवी। केसर कालवी जो होती बेटा वो इनकी क्या थी? घोड़ी का नाम था। तो पाबूजी का घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? केसर कालवी था। क्या नाम था दोस्तों? केसर कालवी था। चलिए दोस्तों यहां तक सब बच्चों के, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये तो बात की मैंने दोस्तों आपसे कही कि उनके परिवार वालों के बारे में। अब बात करता हूं दोस्तों मैं इनके उपनाम पर। उपनाम दोस्तों मैं हर लोक देवताओं को आपके उपनाम बता रहा हूं भाई, हर लोक देवताओं के उपनाम बता रहा हूं, तो इनके भी बताऊंगा भाई, इनके भी बताऊंगा। तो इनकी बात करूं दोस्तों आप लोगों से, तो याद रखना दोस्तों नंबर एक पर बात करूं तो दोस्तों इन्हें आपके लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है बेटा। किसका अवतार बेटा? लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। तो अब आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, तो पाबूजी को कहा जाता है। नंबर 2 पर बात करूं दोस्तों आप लोगों से, तो दोस्तों इन्हें इंपोर्टेंट रूप से ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। किसका देवता दोस्तों? ऊंटों का देवता। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे, ये वो दोनों इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों का देवता। दोस्तों मैं 3 अवतार बता चुका हूं आप लोगों को। बलराम का अवतार विरमदेव को कहा जाता है, कृष्ण का अवतार बाबा रामदेव जी को कहा जाता है, जबकि लक्ष्मण का अवतार, ध्यान दीजिएगा बेटा, जबकि लक्ष्मण का जो अवतार कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों, तो इन्हें आपके वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। हालांकि नहीं पूछेगा क्योंकि लगभग सभी देवताओं को वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एक बीमारी होती है, नाम सुना होगा आपने, प्लेग। नाम सुना था? चूहों के कारण होती है भाई। तो दोस्तों इस हमारे जो पाबूजी है ना बेटा, इन पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, तो पाबूजी को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अगर एग्जामिनर पूछे कि प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो पाबूजी कहा जाता है। लेकिन यूं पूछ लिया जाए कि प्लेग रक्षक देवी किसे कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्लेग रक्षक देवता तो कौन है? पाबूजी। लेकिन अगर दोस्तों देवी पूछे तो क्या लगाना है आपको? करणी माता लगाना है। क्या लगाना है बेटा? करणी माता। तो प्लेग रक्षक देवी कौन मानी जाती है? करणी माता मानी जाती है। जबकि प्लेग रक्षक देवता जो माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं? पाबूजी माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं।
चलिए दोस्तों अब आगे आ जाओ। तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे दोस्तों तीसरे लोक देवताओं पर, और जिनका नाम था पाबूजी। पाबूजी पर चर्चा कर रहे थे भाई, आराम से कर रहे थे। अब समझना दोस्तों, अब तक तो मैंने आपको जो बताया है ना वो इनके परिवार वालों के बारे में बताया है, इनके परिवार में कौन कौन था केवल इसके बारे में जानकारी दी है और इनके उपनामों के। लेकिन सर इन्होंने क्या किया, इन्हें ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है सर, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। समझना दोस्तों, अब बात करूं आप लोगों से मैं कि पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था बेटाओं, कहां पर हुआ था, कोलूमंड गांव के अंदर। क्लियर बेटाओं, अब समझना कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर के अंदर दोस्तों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था भाई। अब दोस्तों थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा कर लूं कि दोस्तों इस पाबूजी जो थे ना इनके एक बहनोई थे बेटा, बहनोई, और इनके जो बहनोई थे दोस्तों उनका नाम था जिंदराव की जी, इसे जिंदराव या जिंदराव की जी भी कहा जाता है, जिंदराव की जी। क्लियर दोस्तों, इनके बहनोई का नाम था भाई। अब दोस्तों पाबूजी का जन्म जो हुआ था वह कोलू गांव के अंदर हुआ था, और कोलू गांव के अंदर ही दोस्तों एक विधवा महिला रहती थी भाई, एक विधवा महिला रहती थी और चारण समाज की थी दोस्तों, इसलिए उसका नाम जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपको देवल चारणी, देवल चारणी, देवल चारणी। ये जो चारण समाज की विधवा महिला थी, इस देवल चारणी के पास बेटा बहुत सारी क्या थी, गायें थी भाई। क्या थी बेटा, गायें थी। क्लियर दोस्तों, अब इसके पास बहुत सारे गायें थी, लेकिन देवल चारणी के पास गायें तो थी भाई, लेकिन गाय होने के साथ साथ इसके पास एक बहुत ही प्यारी घोड़ी थी, और उस घोड़ी का नाम था दोस्तों आपके केसर कालवी। क्या नाम था बेटा, केसर कालवी। समझना दोस्तों, मैंने कहा था पाबूजी का वाहन केसर कालवी था, लेकिन दोस्तों वह जो केसर कालवी जो घोड़ी थी वह पाबूजी की घोड़ी नहीं थी, वह घोड़ी किसकी थी दोस्तों, आपके किसकी थी दोस्तों, देवल चारणी की घोड़ी थी भाई। अब क्या हुआ दोस्तों, पाबूजी, समझना पाबूजी जो है उनकी शादी का टाइम, उससे पहले एक बात बता दूं, इस जिंदराव की जी और देवल चारणी के बीच में 36 का आंकड़ा था भाई। 36 का आंकड़ा मतलब समझ गए ना, बहुत भयंकर दुश्मनी थी भाई। अब पाबूजी की शादी का टाइम आया भाई, पाबूजी का शादी का टाइम आया, तो एक बात बताओ, जो पाबूजी दूल्हा बने, तो पाबूजी दूल्हा बन गए तो दोस्तों एक बात बताओ, पाबूजी काय पर बैठेंगे, घोड़ी पर बैठेंगे। नेचुरल बात है भाई, नॉर्मल बात है भाई। क्लियर दोस्तों, पाबूजी काय पर बैठेंगे, घोड़ी पर, और घोड़ी का क्या नाम था दोस्तों, केसर कालवी। क्या नाम था दोस्तों, केसर कालवी। क्लियर दोस्तों, अब दोस्तों समझना मेरी बात को, केसर कालवी को मांगने के लिए देवल चारणी के पास गए कि देखो देवल चारणी मेरी शादी है, मैं शादी के अंदर घोड़ी पर बैठूंगा, तो मेरे को एक घोड़ी के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, आपकी घोड़ी चाहिए। मेरे को बिंदोरी के लिए शादी के लिए घोड़ी चाहिए, तो देवल चारणी ने कहा मेरे को आपकी घोड़ी दे दे, तो देवल चारणी ने कहा कि ले दो भाई। लेकिन बाबूजी ने पूछा कितने में, उन्होंने कहा फ्री में ले जा, फ्री में ले जा, लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा, शर्त याद रखना। देवल चारणी ने घोड़ी तो दे दी, लेकिन क्या रख दी बेटा, एक शर्त रख दी। शर्त क्या है, शर्त क्या है कि देखो बाबूजी मैं पूरे गांव में अकेली रहती हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं गांव में अकेली रहती हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बाई चांस खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेरी सहायता करनी पड़ेगी भाई, मेरी सहायता करनी पड़ेगी, मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरी रक्षा करनी पड़ेगी भाई। शर्त रख दी भाई कि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मेरी सहायता करनी पड़ेगी, मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो पाबूजी ने सोचा कहां हट्टी कट्टी नौजवान से कहां प्रॉब्लम आ रही है, पाबूजी ने भी कह दिया देवल चारणी अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है, तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं उसी वक्त तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं उसी वक्त तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों पाबूजी ने वादा कर लिया, वचन कर लिया भाई, और वादा करके वचन देकर के दोस्तों घोड़ी लेकर आ गए। कौन सी घोड़ी बेटा, देवल चारणी को लेकर आ गए भाई। अब लेकर तो आ गए भाई, अब लेकर तो आ गए भाई, अब लेकर तो आ गए, बंदोरी निकल गई, अगले दिन ही बारात चली गई भाई। ये बारात भी चली गई भाई, ये पाबूजी की बारात चली गई भाई। बारात कहां पर जाएगी बेटा, आपके कौन से स्थान पर जाएगी भाई, तो बारात जाएगी दोस्तों आपके एक स्थान आता है अमरकोट,
और अमरकोट आता है दोस्तों आपके पाकिस्तान के अंदर। तो अमरकोट पाकिस्तान में जाएगी भाई। क्यों जाएगी भाई? अमरकोट पाकिस्तान के अंदर क्यों जाएगी? क्योंकि मैंने कहा था कि इनकी पत्नी फूलम दी या सुप्यार दी जो रहने वाली थी वो कहां की थी? अमरकोट पाकिस्तान की थी। अब यहां पर बारात चल गई, यहां पर फेरे चल रहे हैं। अब दोस्तों बारात तो चली गई, लेकिन दोस्तों बारात में जिंदा डाउ की नहीं गया। जी अजी ने गया ना? गया भाई? यहां से भी की चलो ना जी अजी, तो यानी कि कहता चलो मुआरी जो। और दोस्तों उसी रात की घटना की बात कर रहा हूं। ये जो जिंदा डाउ की जी था चोरी चोरी चुपके चुपके दोस्तों देवल चांदनी के बाड़े में कूद जाता है। उसी रात को क्या हुआ है कि ये जो जिंदा डाउ की जी था चोरी चोरी चुपके चुपके इस देवल चांदनी के घर में कूद जाता है, बाड़े में कूद जाता है। और वहां पर जो गायें थी ना दोस्तों, इन गायों का क्या कर लेता है दोस्तों? आपके अपहरण कर लेता है, इनको किडनैप कर लेता है, इनको चोरी कर लेता है। अपहरण हो गया, किडनैप हो गई, चोरी हो गई। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे भाइयों, इस देवल चांदनी के ऊपर मुसीबत आई या नहीं आई? मुसीबत आई या नहीं आई? आ गई मुसीबत। अगर दोस्तों मुसीबत आ गई है तो बेटा अब बता दीजिए देवल चांदनी किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी? तो दोस्तों किसके पास जाएगी दोस्तों? ये किसके पास जाएगी भाई? बाबूजी के पास जाएगी। क्यों जाएगी भाई? क्योंकि वादा कर रखा था कि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मेरे तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अब ये इसके पास गई, कहां पर जाएगी भाई? अमरकोट पाकिस्तान के अंदर। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर जाएगी। जैसे ही दोस्तों अमरकोट पाकिस्तान के अंदर गई ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसे वहां पहुंची तो पाबूजी के फेरे चल रहे थे। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी के 3.5 फेरे हो गए थे बेटा। कितने फेरे हो गए? 3.5 फेरे हो गए भाई। उसी समय देवल चांदनी पूछ गई। चेवलदारनी ने आते वहां कहा कि यह शादी नहीं हो सकती। पाबूजी ने पूछा क्यों नहीं हो सकती भाई? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया कि मेरी शादी नहीं हो सकती? तो देवल चांदनी ने कहा कि आपने मेरे से वादा किया था, आपने मेरे से वादा किया था। क्या वादा किया था? कि वादा यह किया था कि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? मेरी सहायता करनी पड़ेगी। आज मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है, मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई है, चलो मेरी सहायता करो। बाबूजी ने पूछा क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? क्या प्रॉब्लम आ गई? आनी थी तो अभी आनी थी, क्या थोड़ी देर बाद ही आ जाती? 3.5 तो हो गया, 3.5 और न मर जाता भाई। 3.5 तो हो गया, 3.5 और निमट जाते। पर देवल चांद ने कहा कि आपने कहा था कि उसी वक्त में आपकी सहायता करूंगा, चलो मेरे साथ और मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो दोस्तों उसी वक्त 3.5 फेरों में से उठकर हमारे बाबूजी जो हैं वो देवल चांदनी की गायों की रक्षा करने के लिए, देवल चांदनी की गायों को छुड़ाने के लिए अपने बहनोई जिंदा डाउ की से युद्ध करने चले जाते हैं। और दोस्तों एक गांव आता है आपके डेचू गांव। डेचू गांव, ये जो डेचू गांव है दोस्तों ये आता है आपके जोधपुर के अंदर। इस डेचू गांव जोधपुर में दोस्तों हमारे बाबूजी अपने बहनोई जिंदा डाउ की से युद्ध करते हुए क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं भाइयों। अपने बहनोई जिंदा डाउ की से युद्ध करते हुए दोस्तों ये क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो अब यहां से क्वेश्चन बनते जो देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन, बाबूजी की प्रिय घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? केसर कालवी। क्वेश्चन समझना, क्या नाम था? केसर कालवी। केसर कालवी को किससे मांग कर लाए थे? तो किससे मांग कर लाए थे? देवल चांदनी से मांग कर लाए थे। बाबूजी ने किसकी गायों की रक्षा की थी? तो देवल चांदनी की गायों की रक्षा की थी। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बाबूजी ने देवल चांदनी की गायों के लिए की रक्षा के लिए किससे युद्ध किया था? तो जिंदा डाउ की से युद्ध किया था। बाबूजी ने अपनी शादी में कितने फेरे लिए थे? तो 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे। बाबूजी, ध्यान में ना बेटा, बाबूजी ने अपनी शादी में कितने फेरे लिए थे दोस्तों? 3.5 फेरे लिए थे। इसलिए दोस्तों बाबूजी को 3.5 फेरों वाला देवता भी कहा जाता है, वाला देवता भी कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में किस लोक देवता को 3.5 फेरों वाला देवता कहा जाता है? तो बाबूजी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबूजी ने अपनी शादी में कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे लिए थे भाई। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन, बाबूजी अपने बहनोई जिंदा डाउ की से लड़ते हुए कहां पर शहीद हुए थे? तो दोस्तों कौन सा गांव था? डेचू गांव जोधपुर के अंदर ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? चलो दोस्तों, तो इसको अब नोट्स के रूप में बना देता हूं ताकि आपके नोट्स भी मैं कंप्लीट कराता रहूं। चलिए दोस्तों, चलिए बात कर लें बाबूजी पर।
पाबूजी। पाबूजी पर चर्चा कर रहे थे, तो देखिए आप पाबूजी नोट्स कंप्लीट कर रहा हूं दोस्तों। केसर कालवी घोड़ी को, केसर कालवी क्या थी बेटा? ये घोड़ी थी। तो केसर कालवी घोड़ी को देवल चारनी से मांग कर लाए थे। देवल चारनी से मांग कर लाए थे। पाबूजी केसर कालवी जो घोड़ी थी दोस्तों, उसको किससे मांग कर लाए थे? देवल चारनी से मांग कर लाए थे। नेक्स्ट बात कर लो आप लोगों से दोस्तों इसी मैटर पर। पाबूजी ने देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के लिए, नोट्स भी साथ साथ तैयार करते रहिए। छुड़ाने के लिए बहनोई, क्या नाम था दोस्तों बहनोई का? बहनोई का नाम क्या था दोस्तों? जिंदराव खींची। इसे जिंदराव खींची भी कहा जाता है। जिंदराव खींची से युद्ध किया। पाबूजी ने दोस्तों अपने बहनोई से देवल चारनी की गायों के लिए छुड़ाने का से युद्ध किया था दोस्तों। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात कर लो दोस्तों कि पाबूजी ने अपनी शादी में कितने फेरे लिए थे दोस्तों? 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरे लिए 3.5 फेरे लिए थे। इसलिए पाबूजी को क्या कहा जाता है दोस्तों? 3.5 फेरों वाला देवता कहा जाता है। तो राजस्थान में किस लोक देवता को 3.5 फेरों वाला देवता कहा जाता है दोस्तों? तो पाबूजी को कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पाबूजी ने अपनी शादी में कितने फेरे लिए थे दोस्तों? 3.5 फेरे लिए थे भाई। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं, जो मैं समझा चुका हूं वही बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। पाबूजी अपने बहनोई, क्या नाम था दोस्तों उनका? जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए पाबूजी अपने बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए दोस्तों, एक गांव आता है दोस्तों, कौन सा गांव? डेचू गांव। और ये डेचू गांव दोस्तों आता है आपके जोधपुर के अंदर। तो डेचू गांव जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों पाबूजी ने अपनी शादी में 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? 3.5 फेरों वाला देवता भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? पाबूजी ने जिंदराव खींची से युद्ध किया था, और युद्ध करते हुए दोस्तों एक गांव आता है आपके पास डेचू गांव। ये डेचू गांव जोधपुर के अंदर ये क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्लियर यहां तक? तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो समझा है वो आपको नोट्स के रूप में लिखाया है। अब अगली बात कर लेता हूं दोस्तों। अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे दोस्तों तीसरे लोक देवता पाबूजी पर। पाबूजी पर चर्चा कर रहे थे और पाबूजी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था भाई। अब दोस्तों बात करता हूं मैं कि दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान ऊंटों पर एक अधिकार रखता है भाई। ऐसा कहा जाता है कि हमारे राजस्थान में पूरे भारत के लगभग 87% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं भाई। लगभग 83 से 87% ऊंट हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं भाई। यानी सबसे ज्यादा ऊंट दोस्तों पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊंट जो है वो हमारे राजस्थान में है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया भाई? इतने सारे ऊंट तो सबसे पहले कौन लाया भाई?
पाबूजी लाए भाई, पाबूजी लाए। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय, राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे राजस्थान के अंदर ऊंट को लाने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, वह किसे दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। किसे दिया जाएगा बेटाओं? पाबूजी को दिया जाता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लेकर कौन आए बेटाओं? पाबूजी आए भाई। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लेकर आए, इसलिए दोस्तों हमने पाबूजी को क्या कर दिया था बेटाओं? ऊंटों का देवता बोल दिया था भाई। किसका देवता दोस्तों? ऊंटों का देवता। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्या लेकर आए थे दोस्तों? ऊंट लेकर आए भाई। क्लियर दोस्तों? अब समझना बेटाओं, अब ऊंटों के देवता हो गए, मतलब ऊंटों के डॉक्टर हो गए। अब ऊंट बीमार हो गया भाई, ऊंट क्या हो गया? बीमार हो गया। तो एक बार बताओ कौन से डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? पाबूजी के पास जाओगे भाई। क्यों? क्योंकि ऊंटों के डॉक्टर कौन है? पाबूजी हैं। ऊंटों के डॉक्टर कौन है? पाबूजी हैं भाई। अरे बेटा वो समझ में। तो दोस्तों अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो फिर किसकी आराधना की जाएगी भाई? पाबूजी की आराधना की जाएगी भाई। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि ऊंट के बीमार होने पर किसकी आराधना की जाती है, तो ध्यान देना दोस्तों कि ऊंट अगर बीमार हो जाता है तो वहां पर किसकी आराधना की जाती है? पाबूजी की आराधना की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, बीमार होने पर पाबूजी की आराधना की जाती है। अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो दोस्तों कौन से देवताओं की आराधना करोगे? पाबूजी की आराधना करोगे। ऊंट बीमार हो गया तो कौन से देवताओं की आराधना करोगे? पाबूजी की आराधना करोगे। ठीक है बेटा। अब दोस्तों कैसे आराधना की जाती है भाई? सर आराधना तो कर लेंगे लेकिन करेंगे कैसे? आराधना तो कर लेंगे लेकिन करेंगे कैसे? तो दोस्तों इनकी आराधना में ध्यान देना दोस्तों, इनकी आराधना में, इनकी आराधना में, इनकी आराधना में ध्यान दीजिएगा। तो इनकी आराधना में दोस्तों फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का क्या किया जाता है दोस्तों? वाचन। अब हम यहां साहब दो चीज समझ में नहीं माका, मैंने पूछी आपसे क्या नहीं आए, तो एक तो फड़ नहीं आया, एक वाचन नहीं आया। सर फड़ क्या चीज होती है, वाचन क्या चीज होती है, ये समझा दीजिए। तो देखिए बेटा फड़ क्या चीज होती है, यहां समझा देता हूं मैं आप लोगों को, यहां बता देता हूं। दोस्तों फड़ क्या चीज होती है पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये कपड़ा है भाई, ये रहा कपड़ा, कोई सा भी रंग का हो सकता है, अधिकांशतः नीले या लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये कपड़ा है भाई। अगर इस कपड़े पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस कपड़े पर मैं किसी देवी देवताओं के जीवन से संबंधित चित्र बना देता हूं, जैसे मेरे को पाबूजी की फड़ बनानी है तो पाबूजी के जीवन से संबंधित चित्र मैंने बना दिए। जैसे पाबूजी ये देवल चांदी से गोड़ी मांग रहे हैं, ये बंदोरी निकल रही है, ये शादी हो रही है, ये 3.5 फेरे ले रहे हैं, ये जिंदल राव से युद्ध कर रहे हैं, ये जिंदल राव जी देवल चांदी गाय मांग रहा है। तो ऐसे दोस्तों मैंने आप लोगों से इस कपड़े पर ध्यान दीजिएगा, इस कपड़े पर दोस्तों पाबूजी के जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र बना दिए भाई। शायद मैं पहले भी आप लोगों को अगली क्लास में बता चुका भाई फड़ क्या चीज होती है, ये बहुत सारे चित्र बना दिए। तो अब ये जो कपड़ा होगा ना बेटा, इस कपड़े पर जिस कपड़े पर चित्र बनाए थे उस कपड़े को क्या कहा जाता है दोस्तों? फड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। तो फड़ क्या चीज होती है? फड़ क्या चीज होती है? ऐसा कपड़ा जिस पर देवी देवताओं के जीवन से संबंधित चित्र बने हो दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों एक बात बताइए, इन चित्रों को जो समझाने वाला, क्योंकि अपन नॉर्मल इंसान है भाई, नॉर्मल इंसान है, तो इन चित्रों को जो समझाने वाला व्यक्ति होता है दोस्तों उसे आपके बोपा कहा जाता है। समझाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा दोस्तों? बोपा कहा जाएगा भाई। जो चित्रों को समझाएगा दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? बोपा कहा जाएगा भाई। अब जो बोपा होता है ना बेटा, वह इन चित्रों को गा गा कर समझाता है। समझाना
बोपा जो होता है दोस्तों वह इन चित्रों को गा गा कर समझाता है और समझाने को कहा जाता है दोस्तों वाचना। क्या कहा जाता है? वाचना कहा जाता है। तो फड़ का वाचन कौन करेगा दोस्तों? बोपा करेगा। और मैंने कहा गा गा कर करेगा। अगर गा गा कर करेगा तो दोस्तों कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाएगा भाई, और जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों, कोई ना कोई क्या बजाया जाता है? वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्लियर दोस्तों? वापस समझिए, फड़ क्या चीज होगी? क्या ऐसा कपड़ा जिस पर देवी देवताओं के जीवन से संबंधित चित्र बने हो दोस्तों, से क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। फड़ का वाचन कौन करता है? तो बोपा करता है। किसके साथ करता है? तो वाद्य यंत्र के साथ करता है। क्लियर यहां तक आप सभी के? आगे बैठाऊं समझ में? चलो अब उस पे चलिए आ जाइए। अब देखिए दोस्तों आप लोग, तो फड़ का वाचन ध्यान दीजिएगा, इनकी आराधना में दोस्तों फड़ का वाचन किया जाएगा। किसके द्वारा? बोपे के द्वारा किया जाएगा। जो बोपा होता है ना बेटा, वो पर्टिकुलर विशेष जाति का होता है। तो इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है, ये आपके नायर जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है। नायर जाति के बोपे के द्वारा, नायर जाति के बोपे के द्वारा। अब मैंने कहा कि नायर जाति के बोपों के द्वारा कर लिया, लेकिन मैंने कहा था कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो यहां पर जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, तो यहां पर जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों आपके रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के साथ करता है। सॉरी, करता है। तो दोस्तों इनके जो फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों, वो किसके साथ किया जाता है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन सी जाति के द्वारा दोस्तों? नायर जाति के द्वारा। कौन से वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों? रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों एक बात बताऊं आपको, मैं जहां तक मानता हूं ना, लगभग सभी देवी देवताओं की फड़े बन चुकी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, लगभग सभी देवी देवताओं की फड़े बन चुकी है दोस्तों। और राजस्थान के अंदर दोस्तों अब तक जितनी भी फड़े बनी हैं, उन फड़ों में से यह फड़, किसकी फड़ दोस्तों? पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ मानी जाती है भाई। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि राजस्थान की, हमारे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो वो किसकी है दोस्तों? पाबूजी की है। तो यह फड़, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह फड़ राजस्थान की, यह फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ है। ये जो फड़ होती है ना दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। तो अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ किसकी है दोस्तों? तो किसकी है? पाबूजी की है भाई। क्लियर दोस्तों? तो वापस देखिए कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया? पाबूजी लेकर आए। पाबूजी राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लेकर आए, इसलिए दोस्तों अपन ने उन्हें क्या बोल दिया? ऊंटों के देवता बोल दिया। अब ऊंटों के देवता हैं, तो ऊंट बीमार हो गया तो किसकी आराधना करोगे? पाबूजी की आराधना करोगे। अगर ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की आराधना की जाती है, लेकिन आराधना कैसे करें? तो इनकी आराधना में दोस्तों फड़ का वाचन किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? तो नायर जाति के द्वारा दोस्तों। क्लियर दोस्तों? नायर जाति के द्वारा किया जाता है, और जिसमें वाद्य यंत्र जो है वो रावणहत्ते का प्रयोग किया जाता है। ये जो फड़ होती है, ये पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। क्लियर बेटा? एक बात और कर लेता हूं मैं दोस्तों, दो जातियां हैं मेरे पास। एक जाति का नाम है दोस्तों रेबारी, एक ही जाति होती है हालांकि ये, रेबारी व रायका। ऊंट पालक जाति होती है दोस्तों, और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेकर आए भाई। तो रेबारी व रायका जाति जो है ना दोस्तों, वो पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है, अपना आराध्य देवता मानती है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले, देवता मानती है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि रेबारी व रायका जाति के आराध्य देवता कौन है? तो दोस्तों वो कौन है? पाबूजी हैं। ये दोनों जातियां जो है, ये दोनों जातियां जो है दोस्तों, ये आपके ऊंट पालक जाति मानी जाती है। ऊंट पालक जाति। तो ऊंट पालक जाति जो होती है ना रेबारी और रायका, ये दोस्तों पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानती है। क्यों मानती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों पाबूजी किसके देवता है? किसके देवता है? किसके देवता है? तो ऊंटों के देवता है। क्लियर भाई? चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो, चलिए आगे बढ़ लेता हूं।
तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो बात काय पे कर रहे थे, तीसरे लोक देवताओं पर, जिनका नाम था पाबू जी। क्लियर दोस्तों? अब आ जाइए वापस। दोस्तों पाबू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, अब मंदिर की ओर आ जाता हूं भाई। प्रसिद्ध मंदिर, पाबू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, तो आपको पता होगा मंदिर वहां पर बनाया जाता है जहां किसी देवी देवताओं का जन्म हो। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू गांव में। तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके कोल्लूमंड गांव के अंदर, कोल्लूमंड गांव। और ये जो कोल्लूमंड गांव है ना दोस्तों, ये आता है आपके फलोदी के अंदर, और फलोदी कहां पर बैठा हुआ? आपके जोधपुर के अंदर। तो पाबू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, ये कहां पर बना हुआ है दोस्तों? आपके कोल्लूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर के अंदर बना हुआ है भाई। फिर दोस्तों अगर दोस्तों मैं कह रहा हूं पाबू जी का यहां पर प्रसिद्ध मंदिर है, तो यहां पर क्या लगेगा दोस्तों? मेला लगेगा। सबका मेला मैं साथ साथ बता जा रहा हूं दोस्तों आप लोग को। मंदिर है तो मेला लगेगा, नॉर्मल बात है मार साहब। तो दोस्तों यहां पर क्या लगता है? मेला भी लगता है। तो यहां पर जो मेला लगता है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों आपके चैत्र अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगेगा दोस्तों? मेला लगेगा भाई। चैत्र अमावस्या के दिन यहां पर क्या लगेगा? मेला लगेगा भाई। तो पाबू जी का प्रसिद्ध मंदिर कोल्लूमंड गांव के अंदर, मेला कब लगेगा? चैत्र अमावस्या के दिन लगेगा भाई। दोस्तों एक बात और कर लूं कि दोस्तों इनकी आराधना में, किनकी दोस्तों? पाबू जी की पढ़ा रहा हूं तो पाबू जी की, तो इनकी आराधना में गीत गाए जाते हैं बेटा, गाए जाते हैं, जिन्हें इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिन्हें दोस्तों आपके पावड़े कहा जाता है। दोस्तों पाबू जी की आराधना में ना, पाबू जी की आराधना में दोस्तों गीत गाए जाते हैं। तो पाबू जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या कहा जाता है? पावड़े कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? वापस समझना, बाबा रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाएंगे दोस्तों, उन्हें ब्यावले कहा जाएगा। बाबा रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाएंगे उन्हें ब्यावले कहा जाएगा, जबकि पाबू जी की आराधना में जो गीत गाए जाएंगे दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो उन्हें क्या कहा जाएगा? पावड़े कहा जाएगा। दोस्तों ये पावड़े जो गाए जाते हैं ना, ये माट वाद्य यंत्र, क्योंकि गाए जा रहे हैं भाई, गीत हैं तो वाद्य यंत्र बजाएंगे, नॉर्मल बात है मार साहब। तो यहां पर माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां से एग्जामिनर पूछे कि पाबू जी के पावड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों हमारे तीसरे पंच पीरों में तीसरे लोक देवता, जिनका नाम था पाबू जी। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई डाउट? और दोस्तों एक और बता दूं मैं, पाबू जी के दो सहयोगी के बारे में भी याद कर लीजिए आप। दो सहयोगी थे बेटा, पाबू जी के हालांकि बहुत सारे थे, इंपॉर्टेंट दो याद रखना। एक का नाम था हरमल और दूसरे का नाम था दोस्तों आपके चंदा। सहयोगी मतलब समझो ना, बाइला। तो पाबू जी के दो बेस्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? हरमल व चंदा। ये दोनों के दोनों जो है ना, हरमल व चंदा, ये आपके दोस्तों थ्योरी जाति के थे बेटा। कौन सी जाति के थे? थ्योरी जाति के थे भाई। इसलिए दोस्तों थ्योरी जाति भी ने क्या मानती है? अपना आराध्य देवता मानती है भाई। तो चार जातियां बेटा ध्यान दीजिएगा, चार जातियां जो है वो इन्हें अपना आराध्य देवता मानती है। चार लिख देता हूं मैं, कौन कौन सी? नंबर एक है नायर, इनकी फट का वाचन करती है। नंबर 2 रेबारी, यार दूसरी रायका, और दोस्तों अगली जाति है दोस्तों आपके थ्योरी। ये तीनों की तीनों जातियां जो हैं वो पाबू जी को क्या मानती है? अपना आराध्य देवता मानती है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों हमारे कौन से लोक देवता। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो इनके बारे में तो ले लीजिए। चलिए बेटा, तो ये थे दोस्तों हमारे कौन से लोक देवता दोस्तों? पाबू जी। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इसी तरह और भी बातें करते रहेंगे और भी लोक देवताओं को पढ़ते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आज समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है, इसलिए मिलूंगा दोस्तों अगली क्लास के अंदर। क्लियर दोस्तों? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, और दोस्तों समझ में आ गया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वहां पर क्लासेस चल रही है। हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लासें आपकी यहां पर लगातार चलती आ रही है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। दोस्तों फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।